तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रुख है वो पूरी तरह से एनआईएस डीएलएड के पक्ष में झुकता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सुनवाई थी वो कहीं न कहीं एक उम्मीद देने वाली थी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि जो गजट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसके एडवोकेट ने तो अपना पक्ष रखा और उन्होंने साफ साफ कहा, इस तरह की चीज़ें कही कि एनसीटीई की तरफ से शिथिलता बरती गई, निर्धारित जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं प्रोवाइड करवाए गए, और दूसरी चीज़ कि जो एक निर्धारित फ़ी होती है गजट पब्लिकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट को मिलनी चाहिए थी वो भी एनसीटीई ने पे नहीं की, इसलिए गजट पब्लिकेशन वाला काम जो है वो पेंडिंग रह गया। अब मैंने आपको ये खबर तो बता दी कि जो माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का रुख है वो कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड के पक्ष में झुकता नज़र आ रहा है। ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई की कमियों की वजह से आज पूरा एनआईएस डीएलएड दंश झेल रहा है और हम ये कहें कि एक मानसिक पीड़ा के दौर से वो गुजर रहा है। तो इस पे हम आएंगे अभी, क्योंकि इस केस के बारे में और बार बार ये चीज़ें मैं कहते रहा हूँ कि यदि एक बार गजट पब्लिश हो जाता है तो फिर एनआईएस डीएलएड की जो राह है वो काफ़ी हद तक, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि 99% तक राह आसान हो जाएगी। एक दो छोटी छोटी अपडेट मैं आपको पहले देता हूँ, इसके बाद इस पे मुझे इसलिए ज़्यादा बात करनी है क्योंकि इस समय ये केस बिल्कुल हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि यदि हम थोड़ा सा अच्छी तरह से हम प्रयास करें और हियरिंग करवाएं तो जीतने की हमें पूरी संभावना है। लेकिन सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल का केस, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप लोगों ने मगन ट्यूटोरियल्स पे देखा, और उस केस की जो डेट है वो 1 मार्च को फिर से लग चुकी है। मैं यहाँ चला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इतना काम खुद से भी कर सकते हैं और आपको डायरी नंबर और केस ईयर डाल के सिर्फ कैप्चा डालेंगे तो वो पूरी डिटेल आ जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ कहने वाली है, मैं आपको कहना चाहूँगा, हालांकि ये केस हम कहें कि लड़खड़ा रहा है, दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जिस तरफ से माननीय जजेस का रिएक्शन है उसको देख करके, विशेषकर मैं हेमा कोहली मैम की बात करूँगा, वो काफ़ी कड़ा रुख उनका है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमारी बातें हो रही हैं कौशिक जी से, वो कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और हमारे एडवोकेट्स कह रहे हैं कि हम वो जो एक रेगुलेशन है वो हम सबमिट करेंगे और उस पर अच्छी तरह से हम बहस भी करेंगे। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और हम कोशिश करेंगे कि जो सुनवाई है उसका लाइव टेलीकास्ट हम आपको दिखा पाएँ। चलिए, एक बात, दूसरी चीज़, छोटी सी अपडेट हम पटना हाई कोर्ट के लिए कर लें, क्योंकि टीआरई 3.0 में अभ्यर्थियों को रोका गया है अप्लाई करने से, तो इसके रिगार्डिंग केस डाला जा चुका है। हालांकि ई फाइलिंग नंबर जो है वो मिल चुका है, लेकिन टोकन मिलने के साथ साथ उसका जो केस नंबर है वो भी मिलना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही केस नंबर जारी होगा और हियरिंग की डेट लग जाएगी तो इसके संबंध में भी जो अपडेट रहेगी वो आपके सामने हम ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन हम लौट के आते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपसे आज बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट केस के बारे में, जो कि एनसीटीई के खिलाफ, और एमएचआरडी भी है इसमें, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी है, इनको पार्टी बनाया गया है। तो इसमें क्या हो सकता है? एक चीज़, जब हमने कार्तिक जी से बात किया जो कि इस केस में इन्वॉल्व है, पूरी तरह से पिटिशनर हैं, और उन्होंने कही कि सर हम केस तो जीत जाएंगे, लेकिन इस तरह का जो एक रिएक्शन है आप लोगों का, कम से कम सबसे पहला तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। मैंने उनसे कहा है कि आप चैनल पे आइए, मैं मिलवाऊंगा उनको आपसे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। यहाँ मैंने आपसे ये चीज़ें बता दिया कि सुनवाई अच्छे माहौल में हुई है और माननीय जज जो है, जज महोदय, वो कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड के पक्ष में झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप में से बहुत, क्षमा कीजिएगा मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे चलिए अब हो ही गया, हमारा कोई काम नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक बार जज का झुकाव अपनी तरफ देख के हम शिथिल नहीं हो सकते, और केवल इसी से केस जीतने की गारंटी भी हमें नहीं मिल जाती है, ना ही मैं आपको दे रहा हूं।
हाँ ये है, हमें इस चीज़ को एक तरह से ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना चाहिए कि जब जजेस महोदय हमें सुनने के लिए तैयार है और उनको ऐसा लगता है कि एनसीटीई के खामियों की वजह से, प्रशासनिक खामियों की वजह से, बल्कि हम कह लें ये इस कोर्स का जो गजट पब्लिकेशन है वो नहीं हो पाया और इसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं, कम से कम इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार है। वरना कोई भी कोर्ट कह देती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, केस डिसाइडेड है, इसका फैसला आ चुका है, फिर इसको सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन कहीं न कहीं माननीय जज महोदय को ऐसा लगता है कि इस केस में दम है और जो दलीलें रखी जा रही है वो कहीं न कहीं वो हम कहें कि इसमें दम है और जायज़ है। तो एनसीटी का तो गोल मटोल वही हमेशा रहता है, लेकिन उनको अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। वो चाहे जितना कन्नी काट ले, जब कोर्ट बुलाएगी और फोर्स देके बुलाएगी तो उनको आके इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, बल्कि काउंटर एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि गजट पब्लिकेशन के लिए जो निर्धारित कागजी कार्रवाई होती है और प्लस निर्धारित जो फीस होती है वो उन्होंने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को क्यों प्रोवाइड नहीं कराई। लेकिन अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं बार बार आपसे चीज़ें कहता रहा हूं, देखिए आर्थिक मामलों में बार बार बोलना भी थोड़ा सा हमें भी ये लगता है कि हम कितना कहें। हम अपनी तरफ से आपसे आह्वान ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप सोचने समझने लायक हैं, ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, हर तरह से आप ये चीज़ें जान सकते हैं और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी केस, और वो भी एक तरह से हम कहें जनहित का केस जिसमें लाखों लोगों का भविष्य दांव पे लगा है, एक आदमी न तो उसकी इच्छा शक्ति गवाही देगी, ना ही उसका आर्थिक पक्ष भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो अकेले इस आर्थिक पक्ष को। इस बात को मैं नहीं समझता कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आपका कदम क्या हो सकता है, आप लोग खुद ही निर्धारित कीजिए। लेकिन हाँ, कार्तिक जी से मैंने वादा लिया है और उन्होंने कहा भी है, व्यस्तताएं होती हैं। देखिए केस के बारे में एक दो चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारी, एक फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए भी आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जिस तरह से एडवोकेट्स का इंस्ट्रक्शन मिलता है उस तरह से जो पिटिशनर हैं उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है, और जाहिर सी बात है इसमें पैसे भी लगते हैं, आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक जी से हमने कहा है कि आप चैनल पर आइए और जो भी NISDLED परिवार के बच्चे हैं वो आपसे जुड़ेंगे, और मैं भी आपसे भी मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आपसे सीधे मैं मुलाकात करवाऊँगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उनसे सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और क्या कुछ उनका था वो आके इस चैनल पे एक दो बार बता चुके हैं। लेकिन मेरे भाई, आप लोग से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जिस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, वो आर्थिक भी हो सकता है, मोरली भी हो सकता है, इस तरह से यदि आप सपोर्ट में आ जाते हैं तो निश्चित हो जाएगा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो गजट पब्लिकेशन के लिए केस लगाया गया है उसमें जीत के लौटेंगे। और यहीं से मैं आपको साफ साफ कहता हूं, यदि ऐसा हो जाता है, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि मैं आपको जीत की गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि केस है, कोर्ट है, वहाँ बहस की जाती है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, सच को झूठ साबित कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है कार्तिक जी की, जितने वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंट हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि हम सफलता के बहुत करीब हैं। इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि आप मोरली प्लस इकोनॉमिकली भी सपोर्ट के लिए आगे आए। यदि आप लोग ऐसा कर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बच्चे बार बार पूछते रहे कि सर कौन नेतृत्व कर रहा है, और अब एक ऐसा चेहरा आ चुका है कि वो आपके केस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। यदि एक बार वहाँ से आर्डर मिल जाता है कि आप गजट पब्लिश कीजिए, कोर्ट का आर्डर मिल जाता है, तो वो आर्डर लेके आप NCTE के सिर पे बैठ के गजट पब्लिकेशन का काम करवा लेंगे। और एक बार यदि गजट पब्लिश हो गया तो ये मान के चलिए कि आप उस गजट को किसी भी कोर्ट में रख करके NISDLED की वैलिडिटी की मांग कर सकते हैं। और जब एक बार गजट है तो कोर्ट भी उसके आगे मैं नहीं समझता कि जाके कोई निर्णय देगी। तो बस दोस्तों यही था, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। NISDLED को लेकर के तमाम प्रयास जारी है। एक तात्कालिक उसके लिए पप्पू सर बिहार से लगे हुए हैं, कौशिक दास जी को भी मैं मिलवा चुका हूं आपसे वेस्ट बंगाल से।
कार्तिक जी हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगा रखा है। तो चौतरफा प्रयास है। नंदन सिंह बोहरा सर इस केस का एक मेन चेहरा है और लंबे समय तक NSDLED को उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक आया। उत्तराखंड में उन्होंने जीता भी इस केस को, लेकिन दिल्ली में किसी वजह से, किन्हीं कारणों से, अब वो मैं आर्थिक कहूँ तो शायद आप लोग को लगेगा कि सर हमको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों ब्लेम करेंगे आपको, ये बताइए। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। अब आगे आपको करना क्या है, जब तक आप अंतर्मन से, अपने अंदर से आपको मिलता है इंस्ट्रक्शन और आप उस तरह से करते हैं, तो निश्चित मानिए हम सफल ज़रूर होंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।